नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। कि भालो आशे तो जी हां, आज बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी की, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी की। ये मुकाबला इस बार का बड़ा दिलचस्प है। मार्च और अप्रैल में चुनाव होने हैं और इस बार की चुनाव, विधानसभा का जो चुनाव है वो 2021 जैसा नहीं होने वाला है। 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने कायदे से ममता बनर्जी को कॉर्नर कर दिया था। ममता बनर्जी पर तमाम इस ढंग के आरोप लगाए थे कि वो मुस्लिम हित पोषक है, मुसलमान के टुवार्ड से इंक्लाइन है। कई इलाकों में तो ये बात होने लगी थी, ममता बानो नाम तक लोगों ने बदल दिया था। ममता बनर्जी किस ढंग से बुर्का में, ये तमाम एजेंडे में शामिल थे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इस बार ममता बनर्जी बहुत ही सतर्क है, इतना ज्यादा सतर्क है कि वो हर मंच से ये नारा गुंजा रही है, जय महाकाल। जय महाकाल ही नहीं, जय दुर्गा, जय काली, ये तमाम बातें ममता बनर्जी कर रही हैं। इस बार क्यों कर रही हैं? आप 2026 में क्यों कर रही हैं? ये काम 2021 में क्यों नहीं कर रही थी? अगर इसे आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा इस बार का चुनाव क्यों ज्यादा दिलचस्प है। इस बार के हालात पड़ोस के बांग्लादेश की वजह से भी काफी बदला हुआ है। वहां पर बांग्लादेश में जिस ढंग से अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है ममता बनर्जी के लिए कि वो अपना उस स्टैंड पे रहे, बांग्ला के स्टैंड पे रहने के साथ साथ हिंदू हित पोषक के स्टैंड पे भी रहे, नहीं तो खेल साफ हो जाएगा। कहते हैं बड़ा आसान हो जाएगा फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर 2021 के तरीके से ममता बनर्जी मस्जिदों में जाती हुई दिखे, मस्जिदों में मुस्लिमों के साथ सभा करते हुए दिखे, अपने सिर पे दुपट्टा लगाए हुए दिखे, तो ये लड़ाई आसान हो सकती थी। लेकिन जिस हिसाब से सतर्क है ममता बनर्जी, ये लड़ाई आसान नहीं होने देने वाली। आपको पता है 294 सीट वाली पश्चिम बंगाल की विधानसभा में अलग अलग इलाकों का अलग अलग अंदाज है, अलग अलग रुख है। कहते हैं कि आदिवासी का जंगल महल का इलाका अपने हिसाब से ममता बनर्जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पे जिस ढंग से इस बार सतर्क होकर के चुन चुन के उन्होंने अपने कैडर्स को तैयार किए हैं, वहां के कैडर्स की उस शिकायतों को दूर की है, वो अपने आप में दिलचस्प है। सिंगूर का इलाका जहां प्रधानमंत्री खुद गए हैं, उद्घाटन कराए हैं, विकास की बातें कराए हैं, वहां पर प्रधानमंत्री को इसलिए जाना पड़ा है। कहते हैं कि सिंगूर में ममता बनर्जी इतना सतर्क है कि जो पिछली बार उन्हें सिंगूर के इलाके से हरा दिया गया था, ये हराना इस बार संभव नहीं हो। इसके लिए उन्होंने कैडर पे बहुत सारा काम किया है। जैसे कन्याश्री योजना है, अभी कर्मश्री योजना जिसका नाम उन्होंने महात्मा श्री कर दिया है, तमाम योजनाओं पे काफी काम किया ममता बनर्जी पिछले 5 साल में। जहां जहां चूके हुई थी भारतीय जनता पार्टी ने, जहां जहां उन्हें शिकस्त दी थी, उन तमाम इलाकों में रीच बढ़ाई है ममता बनर्जी, एक खास अंदाज में बढ़ाई है। जैसा कि कहा ना कि हर मन से वो जय महाकाल बोलती है, जय मां दुर्गा बोलती है। क्यों बोलती है? उन 77 सीटों पर जाकर जरूर बोलती है जहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। वहां के कैडर्स में ये कंफ्यूजन डालना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, कैडर्स कह लीजिए या आरएसएस कैडर कह लीजिए या सनातनी मूवमेंट वाले लोगों को ये सवाल खड़ा करना चाहती है कि असली सनातनी कौन है, ममता बनर्जी या फिर जो बाहर से आए लोग हैं जो जय श्री राम की बात करते हैं। कहीं जय श्री राम, ममता बनर्जी का कहना है कि जय श्री राम के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंगाल काली की धरती है। जय पौरे काली, तय पौरे बंगाली, ये नारा भी ममता बनर्जी देती रहती हैं। और उस काली की उपेक्षा करके, मतलब सीता की उपेक्षा करके, सिर्फ राम के सहारे पूरा मामला बन नहीं सकता। ये बातें ममता बनर्जी कहती है, अपने हिसाब से चंडी पाठ करती हुई दिख रही है कई सभाओं में, कई जगहों पे। उन्हें कोई गुरेज नहीं है, पिछली बार बहुत सारा गुरेज था। उन्होंने मुस्लिम के हित पोषक होने की छवि को साफ करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए इस दरमियान कि वो देखेंगे आप गौर से तो आपको पता लगेगा सीधी लड़ाई है ममता बनर्जी की, उस ममता बनर्जी की जिसने अपनी पूरी राजनीति, तृणमूल कांग्रेस के खासकर राजनीति की शुरुआत ही उस एनडीए का आश्रय की थी, जिसके एनडीए का हेड भारतीय जनता पार्टी हुआ करता था। 1996 में तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ था। कांग्रेस से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिया था, दीदी आप खड़ी हो, हम आपके साथ हैं। तो 1996 से पश्चिम बंगाल में जो विस्तार पाया तृणमूल कांग्रेस ने, उसमें काफी हद तक आरएसएस का योगदान था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान था। भारतीय जनता पार्टी परोक्ष रूप से सहयोगी तौर पर शामिल रही थी। कहते हैं एनडीए की जब सरकार बनी दिल्ली में, तो उस एनडीए की सरकार में ममता बनर्जी टीम से शामिल थी। ममता बनर्जी खुद ही रेल मंत्री बनी थी अपनी चॉइस के हिसाब से। अटल बिहारी वाजपेयी बड़े प्रिय थे ममता बनर्जी के। कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी उनकी मां से मिलने के लिए काली घाट के उस घर में चले आए थे जहां एक पेड़ के नीचे ममता बनर्जी अपनी मां के साथ रहा करती थी। तो ये सारी चीजें ममता बनर्जी उस बात को नहीं भूली हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे विस्तार पाती है, किस एजेंडे को कैसे तैयार करती है। ये सारी बातें 2021 में वो लगभग भूल गई थी। एक सत्ता का आगोश में थी, अब तीसरी बार का चुनाव है तो बड़ी सतर्कता से काम कर रही है। पिछली बार बहुत सारी गलतियां हुई थी, इस बार उस गलतियों के सुधार में ममता बनर्जी जानते क्या किया? एक हुमायूं कबीर थे, उनके टीएमसी के विधायक थे, उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया। क्यों किया?
वो आप जानेंगे मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, एक खास एजेंडे पर चलना चाहते थे। अगर ममता बनर्जी उनके साथ शामिल रहती, उनको पार्टी से नहीं निकालती, तो आप समझ लीजिए फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए आरोप आसान हो जाता कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी और मुस्लिम हित पोषक है, और इस कदर हित पोषक है कि वो बाबरी मस्जिद भी बना रही पश्चिम बंगाल में। लेकिन बिल्कुल डिअटैच कर लिया हुमायूं कबीर से। हुमायूं कबीर को ऐसा भी नहीं हुआ, हुमायूं कबीर को अलग से पार्टी बनानी पड़ रही है, जनता उन्नयन पार्टी उन्होंने बना ली। कहते हैं ओवैसी के साथ तालमेल करके वो सरकार चुनाव उतरने वाले हैं। तो ममता बनर्जी इस बार जो 30% वोट बैंक है, कहते हैं वोट बैंक 30% वोट बैंक, मुस्लिम की आबादी पश्चिम बंगाल में बड़ी आबादी 30% है, उस 30% के साथ बिल्कुल घालमेल के तरीके से खड़े रहने के और 70% वोटर को नाराज करने के बजाय ममता बनर्जी ने तय किया है इस बार 70% को सीधी तौर पे अपने साथ जोड़ी रखेंगी। 70% इस हिंदू वोट बैंक को अपने साथ जोड़ी रखेंगी, उसका ख्याल रखेंगी, जैसा पिछली बार ख्याल नहीं किया था, काफी चूक हुई थी पिछली बार, इस बार सतर्कता का अंदाज में उसे संभाली रखेंगी। और 30% के पास तो कोई विकल्प है ही नहीं, कोई ऐसा ताकत वहां नहीं है। कांग्रेस पार्टी जड़ से उखड़ चुकी है विकल्प के तौर पर, लेफ्ट का भी कोई नाम लेवा नहीं है। तो मुस्लिम वोटर को अगर वोट देना है, जो 30% वोटर है, खुद ब खुद अपने हिसाब से तृणमूल कांग्रेस को ही वोट देंगे। उसके लिए अलग सा आउटरीच बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, खासकर इस चुनाव के वक्त में। ये ममता बनर्जी ने साफ कर दिया। इसके अलावा ममता बनर्जी के जो चैलेंजेस हैं, वो कहते हैं आदिवासी इलाका, जंगल महल का इलाके में है, जो पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर इलाका है झारखंड से लगता है, उस इलाके में ममता बनर्जी काफी काम किया। कहते हैं कर्मश्री योजना हो या फिर कन्याश्री योजना हो, कर्मश्री योजना का नाम उन्होंने महात्मा श्री नाम रख दिया, मनरेगा जब से हटा है केंद्र सरकार का आदेश आया जी राम जी का, तब से। तो मोटे तौर पर, और इसके अलावा हर मंच से वो जय श्री राम बोलने के बजाय एक नया नारा दे रही है, जय महाकाल। वो नया नारा दे रही है, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। ये सारे नारे ममता बनर्जी के मंचों के नारे हैं, खास करके उन सीटों पे, उन 77 सीटों पे जहां भारतीय जनता पार्टी 2021 में जीत के चली आई थी। उन सब सीटों पर अगर जा रही ममता बनर्जी संबोधित कर रही हैं, तो ये नारे बहुत महत्ता सा उठा रही हैं, जय महाकाल, जय माँ काली। मतलब ये बता रही मोटे तौर पे कि पश्चिम बंगाल का जो चरित्र है मोटे तौर पे वो धार्मिक है। धार्मिक है मतलब अपने हिसाब से अलग है। ये अलग, जैसे जय श्री राम कह के उत्तर प्रदेश या बिहार में आप काम चला सकते हैं, पश्चिम बंगाल में जय श्री राम नहीं काम करेगा। वहां पे मातृशक्ति का खास योगदान है, जय श्री राम चल सकता है वहां, या काली के बिना तो कोई संभव ही नहीं है। कहते हैं जय पौड़ काली तय पौड़ी बंगाली। तो ममता बनर्जी का ये जो ब्रह्म वाक्य है कि धार्मिक नारों को या धार्मिक आस्था को भी अपने मंचों से जगह दिया जाए। कहते हैं इस बार का जो बीता दुर्गा पूजा चुनाव है, इसमें जम करके जो तृणमूल कांग्रेस से जुड़े क्लब्स हैं, उसके क्लब्स के मेंबर्स को दुर्गा पूजा करने के लिए सरकार की ओर से पूरी सहूलियतें मिली हैं इस बार। कहते हैं 2021 में ये भूल हो गई थी, ममता बनर्जी नहीं कर पाई थी। कहते हैं जो छुट्टियां होती हैं, जो भी वैधानिक हिंदू तारीखों को, सनातन तारीखों को, वो छुट्टियां ही बखूबी दे रही सरकार में। कहते हैं सरस्वती पूजा का अभी आने वाला समय है, उन क्लबों को तृणमूल कांग्रेस की ओर से भरपूर सहयोग दिया जा रहा है ताकि कायदे से हिसाब से वो सरस्वती पूजा करें, उनमें कोई शिकायत नहीं बचे। सरस्वती पूजा की छुट्टी हो या बाकी तमाम छुट्टियां हो, उसमें कहीं कोई सरकार कोताही नहीं बरत रही है। और जो कहते हैं कि हुमायूं कबीर के ऊपर जो कार्रवाई की ममता बनर्जी ने, इसी को ध्यान में रख कर दी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदान उतना आसान नहीं रखने वाली। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो कैडर्स हैं काफी हद तक टूट करके आए हैं लेफ्ट से, जो जड़ों पर। इस बात को भी ममता बनर्जी अपने हिसाब से लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। ये जो लेफ्ट के लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, भारतीय जनता पार्टी को और चले गए, इन्होंने ही बंगाल को लूटा है। 35 साल का जो कार्यकाल रहा था लेफ्ट का, जिसमें गरीबी की जिसकी जिम्मेदारी थी, और कहते हैं सीधे लेफ्ट पे कोई आरोप लगाने से बात बनने वाली नहीं है। 10 साल से सत्ता में है ममता बनर्जी, इसलिए जो गरीबी है, जो जहालत है पश्चिम बंगाल की, उस बारे में चुनकर लेफ्ट सीधे आरोप नहीं लगा सकती है। तो कहते हैं इसके लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला है पश्चिम बंगाल में, जो भारतीय जनता पार्टी की रचना है ग्रास रूट तक पहुंचने के लिए, जिसमें लेफ्ट के बहुत पुराने नेता आप शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, उन सबको टारगेट कर रही, कह रही यही लेफ्ट के लोग जिन्होंने कभी पश्चिम बंगाल को लूटा था, भारतीय जनता पार्टी का शासन आ जाता है पश्चिम बंगाल में, तो फिर लेफ्ट के यही लोग दादा बन जाएंगे, गुरु बन जाएंगे, आपके लिए मुहाल कर देंगे जीना। तो अपने हिसाब से फ्रेश अंदाज में, नया रणनीति का आधार पर ममता बनर्जी इस बार मैदान में खड़ी हैं। क्या होता है पश्चिम बंगाल में 294 सीटों वाली इस विधानसभा में, जहां 153 सीटों के बहुमत के साथ ममता बनर्जी सरकार चला रही हैं, जिस सरकार में, जिस पश्चिम बंगाल के विधानसभा में गिनने के लिए शिफर नंबर है, 0 नंबर है कांग्रेस पार्टी का, लेफ्ट का कोई नाम लेवा नहीं बचा है। जहां 35 साल तक शासन था,
तो इस बार के 2026 के चुनाव में कोई लेफ्ट कोई स्पेस बना पाएगा, इसकी गुंजाइश फिर से एक बार कम है। कांग्रेस पार्टी कोई गुंजाइश बना पाएगी, इसकी बात भी बहुत ही कम है। ममता बनर्जी पूरा इंतजाम कर रखा है कि कांग्रेस पार्टी फिर से नहीं खड़ी हो पाए। कांग्रेस पार्टी अगर खड़ी हो जाती है तो ममता बनर्जी के लिए चुनौती आएगी। जो पश्चिम बंगाल के 70-30% मुस्लिम मतदाता है उसमें एक बिखराव होगा, जो एक मुश्त जिनके पास विकल्प कोई और नहीं है, जो तृणमूल कांग्रेस को ही वोट दिया करते हैं, वो टूटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने ये भी इंतजाम कर रखा है कि मैदान में कांग्रेस पार्टी हो या लेफ्ट पार्टी हो मजबूती से खड़ी नहीं हो पाए। इसके अलावा जो 70% वोट के सहारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने की उम्मीद पाली हुई है, सपना पाल रही है, उन पे भी निशाना साधा जाए। ये तो ममता बनर्जी की रणनीति हुई। अगर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात करेंगे तो आप मोटे तौर पर आपको ख्याल करना पड़ेगा, भूपेंद्र यादव जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के दौड़ में भी शामिल थे, बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, काफी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लगातार पिछले 3 वर्षों से पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए हैं, केंद्रीय मंत्री कहने के लिए, लेकिन हर फ्लाइट उनका कलकत्ता का होता है। वहां पर वो जो वहां शुभेंदु अधिकारी हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता, उनके साथ लेकर का तमाम लोगों को लेकर के, ऐसे ऐसे लोगों को लेकर शुभेंदु अधिकारी के सहारे भूपेंद्र यादव हर शय वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हक में हवा बनी रहे, एक उम्मीद बनी रहे। इसके लिए जो भी वहाँ आयोजन हो रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। कहते हैं ब्रिगेड मैदान में पिछला जो आयोजन था जिसमें साध्वी तमराती तमाम साध्वी थे, जो 7 दिसंबर को वहाँ पे बड़ा जलसा कर गए, कहते हैं गीता पाठ कर गए। इसमें भी भूपेंद्र यादव की काफ़ी रचना और संरचना थी, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री तमाम लोग थे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी अंदर से काम हो सकता है, बिहार में जितने काम करने वाले लोग थे, बिहार के रेप्लिका को पश्चिम बंगाल में कैसे दोहराया जाए, उस तरीके से भूपेंद्र यादव बैठ करके हर हफ्ते में बैठ रहे हैं पश्चिम बंगाल में जाकर के, लोगों के बीच बैठ रहे हैं, कैडरों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं और एजेंडा जमीनी तौर पर तय कर रहे हैं, जो बाहर दिखे कम लेकिन अंदर अंदर काम हो जाए। पिछली बार यही नहीं कर पाई थी भारतीय जनता पार्टी, दिख तो खूब रही थी प्रधानमंत्री की जनसभाओं में। इस बार जितनी भीड़ उठ रही है उतनी ही भीड़ लगभग उठ रही थी पिछली बार भी, लेकिन जब नतीजा आया तो भारतीय जनता पार्टी 100 की संख्या भी नहीं पार कर पाई। उस समय तृणमूल कांग्रेस के जो रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर बार बार कहते थे 100 तो भारतीय जनता पार्टी को पार नहीं करने दूंगा। तो इस बार ऐसी स्थिति नहीं बने। इस बार 160-170 विधानसभा क्षेत्रों को अपने हिसाब से पूरी तरह से केंद्रित होकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, और भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी तौर पर इस बात पे ही काम कर रही है, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसको बंगाल के समाज के अंदर जो एक रोष है, गुस्सा है, उसको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे भुनाया जाए, कैसे पश्चिम बंगाल में अपने मजबूती से असर डाला जाए। जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि पश्चिम बंगाल में किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के असम में भी हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार फिर से कैसे आ जाती है उसका भी पूरा ख्याल कर रही है। पश्चिम बंगाल की रणनीति के जरिए ही ये सब हो रहा है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।